नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफिकल जिज्ञासा सीरीज में नया टॉपिक है और इस टॉपिक में हम आपके मन में उठने वाले उस प्रश्न जो कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वायुमंडल मतलब जिसमें बादल होते हैं, जिसमें एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं और जिसमें इसरो और नासा के द्वारा छोड़े हुए सैटेलाइट्स भी रहते हैं। तो ऐसा किन किन हाइट पे होता है, कई सारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, उसको जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप टाइटल भी देख पा रहे होंगे, एरोप्लेन एटमॉस्फेयर की किस लेयर में उड़ते हैं, इसको आज हम जानने वाले हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें हम डिस्कस भी करते हैं कई सारे क्वेश्चंस को। डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyIQ.com। अगर आप यूपी पीसीएस की इस साल की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, या फिर अगर आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्रैश कोर्स स्टडी IQ ने लॉन्च कर दिया है। ये स्टार्ट हो रहा है 7 जून से। दोपहर का बैच है, 1 बजे का बैच है। और ये जो आपकी प्रिपरेशन है, क्रैश कोर्स, इट मींस प्रीलिम्स स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। सब कुछ मेंटरशिप से लेके आपको सारा मटेरियल, हिंदी, इंग्लिश, एवरीथिंग आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स मतलब प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें। लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो सबसे मिनिमम अमाउंट में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 3999 में ये कोर्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी अदर स्टेट से रिलेटेड, तो स्टेट पीसीएस की उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा, अगर आप इन स्टेट्स के स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास फाउंडेशन बैच इसका स्टार्ट हो रहा है 11 जून से। यू कैन सी फाउंडेशन बैच, सक्षम बैच 6 है, 11 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग बैच रहेगा। सबसे कम अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे। राइट, क्या क्या चीजें मिलेंगी इसमें आपको मेंटरशिप से लेके मेंस आंसर राइटिंग से लेके मेरा पूरा गाइडेंस मिलने वाला है आपको, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इस फोटो में आपको बहुत सारा ऐसा स्पेस की चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे एरोप्लेन भी उड़ रहा है। कितनी हाइट पे उड़ रहा है, हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा चलता रहता है कि किस हाइट पे ये एरोप्लेन उड़ते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बादल का एक समूह है, एक झुंड है। अब ये कभी अभी हमेशा ऐसा दिखता है कि भाई बादल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बारिश के दिनों में ऐसा होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्पेस है ना, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। एक वायुमंडल की लेयर यहाँ पे खत्म हो जा रही है, उसके बाद अंधेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, हम कई बार ओजोन लेयर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ओजोन लेयर किस लेयर में रहती है, ओजोन एक गैस है उसकी लेयर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमारे सैटेलाइट्स है या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहते हैं, वो किस हाइट पे उड़ते हैं। अब ये सारे प्रश्न क्योंकि स्पेस से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। चलिए एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस उठते हैं हमारे दिमाग में कि हाउ मेनी एटमॉस्फेरिक लेयर्स आर देयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कितनी वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द ऑर्डर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीस लेयर्स, इन परतों का क्रम क्या है, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, इनका क्रम क्या है वो देखेंगे। और इनके कुछ विशिष्ट गुण हैं, वो क्या होते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लेयर्स, इन परतों का महत्व क्या रहता है। महत्व जानना भी बहुत जरूरी है, राइट, कि किस हाइट पर क्या चीज रहती है, तो वो हम जानते हैं। चलिए पहली जो चीज है वो ये बात समझना जरूरी है कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलके बना हुआ है। जो हमारा वातावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि इसको बनाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे लगभग 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, वायुमंडल का जो संगठन है, जो कॉम्पोजिशन है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% यू कैन सी ऑक्सीजन है यहाँ पे, और 1% भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैसेस है, वाटर वेपर होते ही इसमें, और भी बहुत सारी गैसेस रहती हैं। वो मिलके 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर बनाती हैं। 1%, बहुत कम, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है। अब हम देखते हैं कि लेयर्स क्या होती हैं अर्थ की। अर्थ की लेयर्स मतलब पृथ्वी जो है, जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग खड़े रहते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे लेयर्स जो हैं अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, वो चेंज होती रहती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद मीजोस्फेयर आएगा, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है। तो कई सारी लेयर्स हैं। ये 5 लेयर मेन होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, वैसे वैसे ये लेयर्स आपको मिलती हैं।
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। पहले प्रश्न का जवाब हमें यहां से मिलता है कि कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर हैं हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। अब आते हैं भाई कि ये 5 लेयर हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लेयर्स होती हैं। चलिए अब जानते हैं पहली लेयर को, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होती है? क्षोभ मंडल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है, जो कि हमारे कांटेक्ट में जो गैसेस आती हैं वो इसी लेयर में रहती हैं। इसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। लोअर मोस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे रहती है, जो स्थल मंडल है उसके कांटेक्ट में रहती है। हाइट एट पोल्स इज 8 किलोमीटर एंड हाइट एट इक्वेटर इज 18 किलोमीटर। आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो पूरी गोल शेप की नहीं है, वो एक तरीके से ध्रुवों पर, जो पोल्स पर थोड़ा सा चपटी है। तो चपटी है और इस वजह से भी हमें पता है कि हाइट और एट पोल्स जो ध्रुव है वहां पर जो ये लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर के आसपास की हाइट रहती है। और विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर इसकी जो हाइट होती है वो 18 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर जगह पे इसकी हाइट सेम नहीं रहती है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, कि जो ट्रोपोस्फियर है उसकी जो हाइट है वो पोल्स पे कितनी रहती है और इक्वेटर पे कितनी हाइट रहती है। साथ में दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। आप सभी महसूस भी करते होंगे कि ट्रोपोस्फियर, जो कि हमारे आसपास का जो वायुमंडल का संगठन रहता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं और वाटर वेपर दोनों इसमें मिलेंगे। इस डायग्राम के बारे में मैं बताता हूं। अभी टेम्परेचर के बारे में ये चीज है, चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। मतलब जितना भी मौसम में परिवर्तन होता है किसी भी एक्स प्लेस में, किसी भी वाई प्लेस में, अगर मौसम में चेंज हो रहा है तो वो किस लेयर की वजह से होता है? वो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की वजह से होता है। जितने भी बादल बनते हैं, जितनी भी सारी मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, वो सब इसी लेयर से होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु में और मौसम में परिवर्तन जो होता है इस लेयर की वजह से ही होता है, ट्रोपोस्फियर। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, राइट। व्हाट इज लैप्स रेट? लैप्स रेट क्या होता है? जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटने लगता है, और वो घटने का रेट क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। टेम्परेचर घटने का जो रेट होता है उसको लैप्स रेट बोला जाता है। ये होता है 1 डिग्री सेल्सियस एट एवरी 165 मीटर्स हाइट। हर 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। इस डायग्राम में भी आपको यही चीज दिख रही होगी कि ट्रोपोस्फियर, जो कि यहां से यहां तक की लेयर है, इस जगह तक की लेयर है, यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है और यहां तक गई है, ठीक है। टेम्परेचर देख पा रहे होंगे, टेम्परेचर की रेंज है ये। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है टेम्परेचर की वैल्यू घटना स्टार्ट हो गई है। और कहां तक घटती है? वो ट्रोपोपॉज तक घटती है। ट्रोपोपॉज जहां, जो कि सीमा होती है ट्रोपोस्फेरिक लेयर की। लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज मतलब हम जिसमें रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी के लिए जो लेयर इंपॉर्टेंट है वो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल बोलते हैं, बिकॉज इसी में सारी चीजें होती हैं और मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सब इसी में होता है। तो टेम्परेचर के साथ देखा जाए तो लैप्स रेट होता है। लैप्स रेट इज 1 डिग्री सेल्सियस का जो कमी आती है वो आती है 165 मीटर्स की हाइट पर। वो किस में होता है? वो क्षोभ मंडल में होता है। चलिए अब अगली लेयर पे आते हैं। दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। इसको समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में। पहला पॉइंट कहता है द स्ट्रेटोस्फीयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है। हमने देखा था क्षोभ मंडल, जो कि सबसे पहली लेयर थी, उसकी जो हाइट थी पोल्स पर वो लगभग 8 किलोमीटर थी, और इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास रहती है। वैसे ही उसके ऊपर कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर आती है, जिसको हिंदी में समताप मंडल बोला जाता है। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी रहती है? लगभग ये जाती है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए ट्रोपोपॉज के ऊपर, ट्रोपोपॉज मींस जहां पर ट्रोपोस्फेयर जो है, क्षोभ मंडल जो है वो समाप्त हो रहा होता है, उसकी जो सीमा होती है हाइट में, तो ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ये बात हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एवरीवन।
ठीक है, जितने लोग हैं, ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, बिकॉज ये क्या करती है, सूर्य से आने वाला, सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको क्या करती है, बचाती है, उसको, उससे लाइफ जितनी भी है अर्थ पे उसको रोकती है कि भाई जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो पृथ्वी तक ना पहुंच पाए। तो कौन ऐसा करता है, ओजोन लेयर ऐसा करती है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर एवरीवन ऑन द लैंड। ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप सभी लोग जानते होंगे कि यूवी रेज से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं और बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। असली जो लेयर है जो कि रोकती है यूवी रेस को, वो होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर में डिप्लीशन भी होता जा रहा है, डिप्लीशन मतलब ओजोन होल बन जाते हैं, कई ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हम उत्सर्जित करते हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज से या फिर कई ऐसी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनका यूज करते हैं, उससे ओजोन लेयर जो है वो समाप्त होती जा रही है, तो उसको हमें नहीं करना है। तो ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये यूवी रेज को ब्लॉक करती है। देख पा रहे होंगे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है ये बढ़ता जाता है, जितना ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घट रहा था 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू घट रही थी टेम्परेचर की, वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर जो यूवी रेज आ रही होती हैं वो ओजोन लेयर के साथ संपर्क में आती है। फिर आते हैं मीजोस्फीयर पे। मीजोस्फीयर मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट अबव की लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में एक लेयर आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, जहां पे समताप मंडल समाप्त होता है। स्ट्रेटोस्फीयर का पॉज कहां पे होता है, स्ट्रेटोपॉज पे होता है। अब आते हैं मीजोस्फीयर पे। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, 50 से 80 किलोमीटर तक कौन सी लेयर जाती है, मीजोस्फीयर जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्यमंडल। मध्यमंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप इन द मीजोस्फीयर। मीटियोर्स मतलब जो मीटियोर शावर आ रहे होते हैं, मतलब जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं, वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। बर्न मतलब जो गैसेस होती हैं उनका जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से जो उल्कापिंड आ रहे होते हैं वो जल जाते हैं इसी एटमॉस्फेयर में आके। तो ये जो 50 से 80 किलोमीटर की जो रेंज है, लगभग ये 30 किलोमीटर मोटाई की ये लेयर होती है, और इसमें आके उल्कापिंड बर्न हो जाते हैं। टेम्परेचर गेट्स कोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर फिर से टेम्परेचर घट रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के थ्रू टेम्परेचर की वैल्यू घटती जा रही है, और ये जाएगी लगभग -90। आप देखेंगे ना, -90 टेम्परेचर गेट्स कोल्डर एज यू राइज अप थ्रू द मेसोस्फीयर। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम टेम्परेचर कहां पे मिल रहा है, -90 डिग्री सेल्सियस का मिलेगा आपको मेसोस्फीयर में। फिर उसके बाद near the top of this layer the air in the mesosphere is too thin to breathe। मीजोस्फीयर में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी इसमें कम होती है, तो ब्रीद करने की एयर यहाँ पे नहीं मिल पाती है। देखेंगे यहाँ पे मेजर चीज क्या थी, यहाँ पे जो मीटियोर्स होते हैं वो बर्न होते हैं, और बर्न होने की वजह से ही पृथ्वी पर वो आ नहीं पाते हैं, मतलब मीटियोराइट्स कभी कभी हमें मिलते हैं, लेकिन मीटियोर शावर जो होती है बेसिकली घर्षण और फ्रिक्शन जो है वो बर्न कर देता है ऐसी मीटियोर्स जो आते रहते हैं हमेशा और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको। चलिए, ये हो गई बात मीजोस्फीयर की। बड़ी बात यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में किस लेयर में मिलता है, वो मिलता है मीजोस्फीयर में। अब आते हैं आगे, फिर आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इसको बोलते हैं बाह्य वायुमंडल, इसको आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, आयनोस्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर्स अबव द मीजोपॉज। मीजोपॉज मतलब जहां पे मीजोस्फीयर लेयर समाप्त हो रही होती है उसको मीजोपॉज बोलते हैं। आयनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, वहां पर कौन सी लेयर रहती है, थर्मोस्फीयर, या फिर बोल सकते हैं आयनोस्फीयर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। इस लेयर में आयंस रहते हैं, दैट्स वाई इसका नाम आयनोस्फीयर रखा गया है। आयंस क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा होता है, सैटेलाइट्स इस लेयर में ही रहते हैं, यहां पे ही रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो इस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। और जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड जो होती हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जो सैटेलाइट्स का मामला है वो हमें क्लियर हो गया कि भाई कम्युनिकेशन करना है अगर, तो सैटेलाइट को किस हाइट पे भेजना है,
इस आयनोस्फीयर में भेजना है। लगभग 400 किलोमीटर तक की हाइट मैक्सिमम होती है, यहां तक ही जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजे जा सकते हैं थर्मोस्फीयर में। ठीक है, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, फिर से देखिए बार बार ऐसा हो रहा है, पहले घट रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर बढ़ रहा था। तो इस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन आता रहता है हमारे वायुमंडल में। अब सबसे लास्ट लेयर आती है एक्सोस्फीयर की, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो लेयर आती है उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। सबसे बाहर की लेयर होती है, यहां पर एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, यहां पर तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। इसके बारे में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को नहीं मिल पाई है। Whatever contents are there, these are extremely rarefied। इसका ये मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स वहां पे मिलते हैं बहुत ही कम है, डेंसिटी बहुत कम है वहां पे, और इसके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल भी नहीं पाई है एक्सोस्फीयर के बारे में। और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जाता है बिकॉज आप ओपन स्पेस में आ चुके होते हैं, वायुमंडल से आप बाहर जा चुके होते हैं उस समय अंतरिक्ष में। तो पूरी जो मोटी मोटी बात ये है कि जो इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फियर है, जहां पर हमने ये देखा कि वहां पे बादल बन रहे थे, मौसम जो थे और जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, और जलवायु परिवर्तन और मौसम जो है वो सब उस लेयर के ही एक बहुत बड़े फैक्टर हैं। वो हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। उसके बाद एरोप्लेन्स की बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, कोई भी हवा या फिर मौसम या फिर कोई भी चीज उन्हें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना उनका पाथ जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर की जो शुरुआती लेयर होती है, जो समताप मंडल की जो शुरुआती लेयर होती है, वहां पर हमें बेसिकली जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं। तो हमने लेयर्स के बारे में जाना। ठीक है, ये इस डायग्राम में आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फियर के नीचे से यहाँ पे आप देखेंगे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जब जहाँ पर यहाँ पे बादल जो है वो हमेशा रहते हैं, बादलों के ऊपर जहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन, बादलों की वजह से कोई दिक्कत ये सब एरोप्लेन्स को नहीं होती है, तो मेजरली स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन्स उड़ते हैं। मीजोस्फीयर की बात की थी, यहाँ पे मीजोस्फीयर में जो मीटियोर्स थे वो बर्न होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मीटियोर्स यहाँ पे बर्न हो रहे हैं। थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर में क्या हो रहा था, आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में जो सैटेलाइट्स थे वो छोड़े जाते थे। ठीक है, सैटेलाइट्स छोड़े जाते थे, और जो रॉकेट्स होते हैं, बहुत जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो जाते हैं रॉकेट्स, वो सब एक्सोस्फीयर में होके निकल जाते हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं वो सब। तो आपको हाइट का अंदाजा हुआ, और वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनका क्या पर्पस होता है इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी इस वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है यहाँ पे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जरूर दीजिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोर्स कोई परचेज करना है तो AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो सबसे कम अमाउंट में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।